हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी टेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? तो इसमें ऑप्शन है फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होलजिंगर। तो इसका आपका सही उत्तर होता है वाटसन। वाटसन ने कहा था कि आप मुझे बच्चे दे दो और उसको जो चाहोगे मैं वो बना दूंगा। यानी ये व्यवहारवादी थे। इन्होंने कहा कि बच्चों के विकास पे वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसको जैसे वातावरण में रखेंगे बच्चा उसी प्रकार से उसका विकास होगा और वैसी ही आदतें सीखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन। तो अगर बात करें ग्रीक या प्राचीन युग की, तो इसमें किसका अध्ययन जो था वो मनोविज्ञान का विषय था। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, आत्मा का अध्ययन। अगला देखते हैं प्रश्न, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, फ्राइडमैन, थॉमसन। तो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकडूगल ने दिया था। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है और बताया कि जो भी बालक हैं या जो भी बच्चे हैं वो अपनी मूल प्रवृत्तियों के आधार पे सीखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है? ऑप्शन ए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या उन्हें शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या समय बिताने में सहायक होगा, या यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो अगर बात करें या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा तो सही है। या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तो ये ऐसा कोई प्रगतिशाली शिक्षा का ऐसा कोई इसमें जो है प्रावधान नहीं है। या समय बिताने में सहायता करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, तो ये भी जो है ऑप्शन आपका सही लग रहा है। लेकिन अब इसमें देखना है सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगा, अगर बच्चे खेलेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, सामाजिक विकास होगा, सहयोग की भावना का विकास होगा। तो सबसे अच्छा यहाँ ऑप्शन डी मिलता है, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकी, अनुमतिपरक, सुविधादाता। तो अगर बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, तो सत्तावादी नहीं है। सत्तावादी का मतलब है कि सारी सत्ता उसी की चल रही, शिक्षक जैसे चाह रहा उसी प्रकार से पूरी व्यवस्था किए हुए। अधिनायकी यानी वो अधिनायक के रूप में है, ये भी नहीं। अनुमतिपरक यानी वो अनुमति दे रहा है और छात्र उसका अनुपालन कर रहे हैं, तो ये भी जो है प्रगतिशाली शिक्षा की विशेषता नहीं है। लेकिन हाँ, ये सुविधादाता जो है वो शिक्षक को एक सुविधादाता के रूप में माना गया है कि यदि बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आ रही है सीखने में या वो कोई किसी कार्य को करने में सक्षम है, तो उस शिक्षक क्या करेगा, उसको सुविधाएं प्रदान करेगा, उसको नए नए तरीके बताएगा सीखने के। तो सुविधादाता जो है यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या हो जाती है, सुविधादाता। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। अगला है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, और है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो अगर बात करें बाल केंद्रित, तो बाल केंद्रित का मतलब ही होता है बालक को केंद्र में रखा गया, यानी चाइल्ड सेंटर्ड है। जितनी भी व्यवस्था होगी वो सारी बालक के इर्द गिर्द होगी या बालक को ही इसमें प्रमुखता दी जाएगी। तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। यानी जो बच्चे अनुभव प्राप्त करते हैं, जो आवाज़ है उनकी, उनको आवाज़ को प्रमुखता देने की बात है कि उनकी बातों को हम स्वीकार करें, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनना।
तो यही सबसे सही ऑप्शन होता है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। अगला देखते हैं प्रश्न, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए, कमज़ोर बच्चों को कमज़ोर उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए और है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो शिक्षार्थियों के द्वारा जो गलतियां या त्रुटियां की जाती हैं तो उसको हमें किस प्रकार से शिक्षक होने के नाते देखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही होता है सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। हमें समझना चाहिए अगर वो गलतियां कर रहा है तो उसका क्या चिंतन है, क्या उसके चिंतन की विशेषता है जिसकी वजह से वो गलतियां कर रहा है। अगर उन्हें कमज़ोर घोषित कर देंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर असफल सूचित कर देंगे तो ये भी जो है गलत होगा। ये बाल केंद्रित शिक्षा का बिल्कुल खंडन करता है। कठोरता से अगर निपटाएंगे तो ये भी क्या होगा, उसको दंड देने के प्रावधान की बात करेगा। अगर बच्चा गलती करेगा तो उसको दंड देंगे, तो दंड देने का प्रावधान बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का एक हिस्सा ही नहीं है। तो इसमें सबसे सही क्या हो जाएगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगला देखते हैं, जीन पियाजे यहाँ दिया है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पूछा जा रहा है अगर बच्चा 2 से 7 वर्ष का है तो वो जीन पियाजे की द्वारा दी गई जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं तो उन अवस्थाओं में से किस अवस्था में वो आएगा। पहला है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है संवेदी गतिक। तो जीन पियाजे से एक ना एक क्वेश्चन आपको कि हर एक यूपी टेट सी टेट जितने भी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम देंगे उसमें जीन पियाजे से 1 से 2 से 3 तक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे। तो जीन पियाजे जो हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था। उन्होंने 4 अवस्थाएं पूरी बताई थी जो कि इसमें दी गई हैं, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक। तो इसको अगर हम क्रम से लगाएं तो सबसे पहले संवेदी गतिक आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे पूर्व संक्रियात्मक आएगा, फिर तीसरे नंबर पे आपका मूर्त संक्रियात्मक आएगा और फिर चौथे नंबर पे औपचारिक संक्रियात्मक आएगा। तो जो आपका संवेदी गतिक होता है 0 से 2 वर्ष के लिए होता है और जो आपका पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 7 वर्ष के लिए होता है, 2 से 5 वर्ष के लिए होता है और जो मूर्त संक्रियात्मक है ये आपका 7 से 11, ये 2 से 7 होगा और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 होगा, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से अधिक होगा। तो यहाँ बात कर रहा है कि 2 से 7 वर्ष के बीच में कौन सा बच्चा आएगा तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पहुँच जाएगा। ये 2 से 7 की होती है, संवेदी 0 से 2 होती है, मूर्त होती है आपका 7 से 11 और औपचारिक 11 से अधिक होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कोई समावेशी शिक्षा है तो इसमें शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। यह निश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। अगला है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। अगला है कक्षा के लिए ऐसी योजनाएं बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपका सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले। जब भी आपको इस तरीके से कोई ऑप्शन मिले अवसर देने की बात कहे तो वहाँ पे उसी को टिक करना है, क्योंकि अवसर देना या उनको बच्चों को आगे लाना तो ये सबसे सुटेबल ऑप्शन होता है। अगर बात करें कि वो निर्देश दे रही है तो ये भी एक तरीके से सही नहीं होगा। अगर माता पिता के व्यवसाय को देखकर उसके व्यवसाय के बारे में वो गाइड कर रही है तो ये कोई ज़रूरी नहीं जो माता पिता का व्यवसाय हो वही बच्चा आगे जाकर के व्यवसाय को चुने। अगर उसके बच्चे की अपनी जो संभावनाएं हैं उसकी संभावनाओं को समझ कर वो क्या कर सकता है उसके अनुसार उसको अवसर दे व्यवसाय के, तो ये सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा सी।
जब भी अवसर देने की बात करेगा तो उसको हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। अगला देखते हैं, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो अगर आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका की बात करें तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, यानी कि सीखने के लिए एक सुलभकर्ता के रूप में क्या होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका। सुलभकर्ता हो या सुविधादाता हो तो उसी को हम शिक्षक की भूमिका को मानेंगे और उसी को हम सही करेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और अगला है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो अगर बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसमें आपका शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र सभी शामिल हो जाते हैं और उनका पूरा जो है मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। CCC यानी कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE इसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी हर समय बच्चे का एक मूल्यांकन करना और उसके आधार पर उसकी जो कमियां हैं उनको दूर करना और उसको एक प्रगतिशाली शिक्षा के लिए प्रेरित करना। अगला देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता है, अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धिलब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश और उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें प्रतिभाशाली बालक की तो ये आपका अधिक महत्वाकांक्षा भी होगा, बुद्धिलब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश भी होगा, यानी उपरोक्त सभी जो है प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो अगर बाल मनोविज्ञान की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख स्थान किसका हो जाएगा, बालक का। अगला देखते हैं, संवेग की उत्पत्ति होती है, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है, आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या संप्रत्ययों के निर्माण से। तो संवेग की प्रवृत्ति जो है उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है और अभी हमने देखा था मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया था और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थीं। मूल प्रवृत्तियों से ही संवेग की उत्पत्ति होती है। अगला देखते हैं, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, क्या है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है, चिंतन है। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या हो जाएगा, सीखना हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं नार्सिसिज्म यानी समोह। इसका जो है इसकी अवधारणा फ्रायड के द्वारा दी गई थी। फ्रायड ये मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक हैं। इन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, नार्सिसिज्म के अंतर्गत। अगला देखते हैं, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, फिर है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना, क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। तो मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, इससे क्या हो जाएगा, वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। यानी जो मनुष्य की बुद्धि है, बुद्धि पर वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वातावरण। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है, प्रामाणिक विचलन का मान, केंद्रीय वृत्ति प्रमाण का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान या समूहज प्रतिनिधि प्रतिशत का मान। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रमाण का मान जो है पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के आनंद का अनुभव करते हैं, या वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की प्रदर्शन ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा बच्चा वो क्या करेगा, चुनौतीपूर्ण कार्य भी पसंद करेगा, कार्य में आनंद भी लेगा और किसी कठिन कार्य को करने में संपूर्ण ऊर्जा अपनी लगाएगा, लेकिन वो हमेशा सफल होते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए क्या नहीं सही है, वे हमेशा सफल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। ऑप्शन बी, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है। ऑप्शन सी है, वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ऑप्शन डी, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये जो है कथन सही नहीं है। बाकी वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण भी करता है और आपका विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया भी है, और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में जो संचरित होना ही वंशानुक्रम है, लेकिन विशेषताओं का शोधन नहीं है। अगर शोधन की बात कर देंगे तो वातावरण जो है, वातावरण का इफेक्ट हो जाएगा इस पर। अगला देखते हैं, साहचर्य के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, उपयुक्त सभी। तो अगर बात करें साहचर्य के नियम तो ये सभी सही होता है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है? पद्धति है आगमनात्मक, निगमनात्मक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें सामान्य से विशेष की ओर तो ये आपका निगमन विधि के अंतर्गत आ जाता है। इसमें पहले क्या होता है, नियम बताए जाते हैं, फिर कई उदाहरणों के द्वारा उस नियम को वेरीफाई किया जाता है। और अगर बात करें आगमन तो ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी विशेष से सामान्य की ओर। इसमें पहले उदाहरण बताए जाएंगे, बाद में उदाहरणों से नियम पे पहुंचते हैं। तो यहाँ विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष में क्या सही हो जाएगा? निगमनात्मक आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता यानी दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, धार्मिकता। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना का मतलब वो समूह बनाने की उनके अंदर भावना होती है, ग्रुप बनाते हैं अपने सिमिलर एज के साथ। अगला देखते हैं, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन और उपरोक्त सभी। तो अगर किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता की प्रकट करने की बात करें तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी किशोरावस्था में होते हैं, व्यवसाय की भी समस्या से ग्रसित होता है और नई परिस्थिति के साथ समायोजन की भी समस्या आती है। तो यानी ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्टैनले हॉल ने इसीलिए कहा है कि किशोरावस्था संवेगों एवं तूफानों की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में आकर के बच्चा कई सारी चीज़ों के साथ उसका जो है विरोध चलता रहता है। अगला देखते हैं, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो अगर 140 से अधिक IQ वाले बच्चे की बात करें तो प्रतिभाशाली श्रेणी में आएगा। सामान्य जो है वो आपका 100 से 190 से 100 के बीच में जो है आपका सामान्य आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चों का IQ पूछा गया तो 90 से 100 वाले जो IQ वाले बच्चे होते हैं वो सामान्य के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, स्किनर, रास। तो इस सृजनशीलता के विषय में जो ये कथन है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है।
अगला देखते हैं, प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? थार्नडाइक, मैकडोगल, कोहलर, पावलोव। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इन्होंने एक बिल्ली पे प्रयोग किया था, उसको पिंजड़े में बंद करके, और उसको जो है खाने को बाहर रखा था और उसमें बिल्ली की जो सारी क्रियाएं हैं उनको अवलोकन किया था। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक का है, मैकडोगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है, कोहलर का आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, और पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया है। अगला देखते हैं, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनमें कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो अगला अगर बात करें सीखने के पठार के निराकरण, यानी जब बच्चा सीखते सीखते एक पठार वो सीखना उसका रुक जाता है तो उसके निराकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित भी करना चाहिए, अच्छी विधि का प्रयोग भी करना चाहिए, और कारणों का अध्ययन भी करना चाहिए, क्यों उसके अधिगम पठार बने या उसका सीखना जो है एक समय के बाद क्यों रुक गया। लेकिन उसे दंडित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही होता है। अगला देखते हैं, निम्न में से जन्मजात प्रेरक को क्या कहा जाता है? अजैविकी प्रेरक, जैविकी प्रेरक, शारीरिक प्रेरक या अप्राथमिक प्रेरक। तो यहाँ जन्मजात प्रेरक को क्या कहते हैं? जैविकीय प्रेरक। अगला देखते हैं, बालक के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का, इनमें से किसी का नहीं। तो बालक के विकास में वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो आज हम लोगों ने CDP के 30 प्रश्नों को हल किया और ये प्रश्न आपके यूपी टेट सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आप सभी लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, और आप अपने एजुकेशन वायर LMP चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और टेट और सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।